हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 7 तरह का फिजिकल जो क्वांटिटीज है वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो जो 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब का डेफिनेशन। और एक बात बोला था लास्ट क्लास में मैंने कि हम लोग फिजिकल जो क्वांटिटीज है जैसे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम लोग मीटर में ही क्यों मेजर करते हैं, या फिर सेंटीमीटर या फिर इंच या फिर फीट में ही क्यों मेजर करते हैं, उसको हम लोग किलोग्राम में क्यों हम लोग मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल दिया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आता है यूनिट। लास्ट क्लास बोला था यूनिट, यूनिट क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। और यूनिट को आपका हिंदी में बोला जाता है एकक, एकक, इकाई। ठीक है, इकाई बोला जाता है हिंदी में यूनिट को। तो यूनिट बस कुछ नहीं, एक हो गया आपका ए फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। एक नंबर हो गया या फिर एक अमाउंट हो गया जिससे कि हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं। जैसे कि लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में या फिर सेंटीमीटर में या फिर इंच या फिर फीट में। ठीक है, तो ये मीटर, मीटर क्या हो गया, मीटर हो गया आपका लेंथ का एक यूनिट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक यूनिट क्या है, ए फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो वैसे ही आपका 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, जैसे कि एफपीएस, और इसका मतलब हो गया आपका एफ फॉर फुट। 4 टाइप्स ऑफ यूनिट से फुट हो गया, और पी से हो गया आपका पाउंड। ठीक है, पी से हो गया पाउंड, और एस से हो गया आपका सेकेंड। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जैसे कि एफपीएस, इसको ये है फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट का सिस्टम है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। दूसरा हो गया एसआई। एसआई हो गया आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। एसआई हो गया आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। जैसे कि देखिए, हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है इसका मतलब क्या हो गया। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, हम लोग का खुद का सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, हम लोग का अच्छा होता है, या फिर किलोमीटर में। ठीक है, तो मतलब जो ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली जिसको मतलब एक्सेप्ट किया जाए, जो मतलब सभी यूज कर पाए, आसानी हो, तो इसके लिए कौन सा सिस्टम रहता है, इसके लिए आपका रहता है एसआई सिस्टम, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये इंटर जो एसआई सिस्टम है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और फोर्थ थर्ड आ गया, और एफपीएस सिस्टम यूज किया जाता है आपका लंदन, यूके, ब्रिटेन वगैरह में आपका एफपीएस सिस्टम ज्यादातर यूज किया जाता है, फुट, पाउंड। ठीक है, तो फोर्थ आ गया आपका सीजीएस। सीजीएस का हो गया, सीजीएस हो गया आपका सी फॉर सेंटीमीटर। ठीक है, सी फॉर सेंटीमीटर। फिर जी फॉर ग्राम, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर हो गया आपका सेकेंड, एस फॉर हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, तो फिर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। और फोर्थ नंबर आपका आ गया एमकेएस। एमकेएस का मतलब हो गया आपका मीटर। ठीक है, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एफपीएस हो गया, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। फिर एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। फिर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। फिर एमकेएस मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हु डिसाइड्स द यूनिट। ठीक है, हम लोग जब बाजार में जाते हैं, मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोग जब सब्जी वगैरह लाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया सब्जी 1 किलो दीजिए। हम लोग कभी तो बोलते नहीं है कि सब्जी सब्जी 1 लीटर दीजिए। या फिर जब जब हम लोग कोई दूध वगैरह, पानी का बोतल खरीदते हैं, तो हम लोग तो बोलते नहीं भाई 1 किलो पानी दीजिए। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम लोग खुद से किसी चीज का, किसी भी फिजिकल चीज का हम लोग खुद से यूनिट डिसाइड नहीं कर पाते। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आज से मैं बोलूंगा किलोमीटर को सेंटीमीटर, आज से होगा किलोमीटर का नाम सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका लेंथ को हम लोग मीटर में नहीं, लेंथ को हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे। ऐसा होने से तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए आपका यूनिट्स को जो डिसाइड करता है उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस होता है, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया आपका, इस कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया आपका जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। और ये कहां पे है? ये आपका है फ्रांस में, जनरल कॉन्फ्रेंस
वेट्स एंड मेजर्स। ये है फ्रांस, फ्रांस का पेरिस। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल ये कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, तो ये इस कॉन्फ्रेंस में मतलब डिसाइड किया जाता है किस चीज का यूनिट क्या होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसमें से एक फंडामेंटल यूनिट हो गया मीटर। मीटर, तो मीटर का डेफिनेशन क्या हो गया? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299792458 seconds is called 1 meter. Suppose in vacuum, say in seconds, by light in 1/299792458 seconds in, ये यहाँ पर छूट गया है, इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम मतलब क्या हो गया? वैक्यूम मतलब हो गया आपका शून्य, जिसमें हवा भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/299792458 seconds is called 1 meter. सपोज बात ये है, देखिए, सपोज ये आपका एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, तो सपोज यहां से एक लाइट मैंने छोड़ा, यहां से मैंने एक क्या छोड़ा? लाइट छोड़ा। ठीक है, लाइट छोड़ा। ठीक है, और ये लाइट जो छोड़ा, ठीक है, और सपोज इस ये लाइट आपका, अगर वन वन को हम लोग 299792458 सेकेंड से अगर डिवाइड करेंगे, जो जितना टाइम निकलेगा, इस टाइम के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही वही डिस्टेंस हो गया आपका या मीटर, मीटर या फिर 1 मीटर। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर जो लाइट ट्रेवल करेगा उसको बोला जाएगा 1 मीटर। और ये जो 299792458, ये हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट। 299792458, ये आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। कभी कभी कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह देंगे या फिर स्कूल या फिर कॉलेज का कोई भी एग्जाम्स हो, तो उसमें पूछा जा सकता है कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो बहुत सारे लोग ये लिख के आएंगे 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था ये इस लाइट का स्पीड है। लेकिन ये हम लोग का कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, सुविधा के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट हो गया आपका 2.99792458 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कोई अगर एग्जाम में पूछा जाए तो स्पीड कितना होगा? इतना होगा, 2.99792458 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया मीटर। एक सेकेंड में अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल, एक सेकेंड में अगर लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल, इतना टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हो गया आपका 1 मीटर। तो नेक्स्ट आते हैं किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम आपका बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया आपका द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ platinum 90% and iridium 10% kept at International Bureau of Weights and Measures in Paris and Paris, France। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या हो गया? आप लोगों ने क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में दो दो आपका एलिमेंट मिलेगा, एक हो गया आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम, और दूसरा हो गया आपका इरिडियम। ठीक है, एक हो गया प्लेटिनम, दूसरा हो गया आपका इरिडियम। तो बेसिकली प्लेटिनम प्लेटिनम का लिया जाता है आपका 90% और इरिडियम का लिया जाता है आपका 10%, और इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है, और बना के अगर आपको, और एलॉय क्या हो गया इसमें? ये एलॉय है। एलॉय क्या हो गया? एलॉय हो गया आपका मिक्सचर ऑफ मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका एलॉय। तो एक एलॉय बना जाता है जिसमें कि आपका प्लेटिनम रहता है 90% और आपका इरिडियम रहता है आपका 10%। ठीक है, फिर उसका जो वेट निकलता है वही हो गया आपका 1 किलोग्राम। और रिसेंटली मतलब 4-5 साल पहले आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि मतलब एक बात आया था न्यूज में, बहुत पॉपुलर हुआ था ये बात कि मतलब जो ओरिजिनल 1 किलोग्राम का वेट है, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा रस्ट हो गया, तो मतलब ये क्या होगा? रस्ट होने से क्या होगा? वेट यूजुअली बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही मतलब ओरिजिनल 1 किलोग्राम का वेट थोड़ा ऊपर कम पड़ जाता, थोड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी हुआ था। तो बस यही है, किलोग्राम का डेफिनेशन क्या है? द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड अप ऑफ एलॉय, प्लेटिनम 90% एंड इरिडियम 10%, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये हो गया आपका पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड।
नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आ गया आपका सेकंड। ठीक, ये देखिए 1 सेकंड क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम। सीजियम भी क्या है, एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने वैलेंस शेल पढ़ा होगा। ठीक है, वैलेंस शेल स्कूल में क्लास 10 में रहता है वैलेंस शेल। जैसे कि ये सोडियम है, सोडियम को हम सोडियम का सिंबल क्या हो गया, सिंबल Na, और इसका वैलेंसी हम लोग कैसे लिखते हैं 2.8, और यहाँ पर जो 1 है, ये 1 हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो होता है ना आपका रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसको बोला जाता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको आपको बोला जाता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिस शेल में रहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है आपका वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को सपोज हम लोगों ने कुछ एनर्जी दे दी है, ये बस सोडियम जो एग्जांपल लिया है, तो मतलब एक मतलब आप लोगों को समझाने के लिए लिया गया है। ठीक है, इसको अगर मैं एनर्जी दे देता हूँ लास्ट इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं छोटा करके ई बोल के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आपका जंप करके इसके ऊपर चढ़ना है। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा नीचे से। ठीक है, इसको एनर्जी देने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग एनर्जी दे देते हैं, तभी ना ये इलेक्ट्रॉन आपका इस नीचे से ऊपर तक जंप कर पाएगा ना, तभी ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तक जंप कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर तक जंप करने के लिए कुछ एनर्जी गेन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर क्या, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को फिर से नीचे उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेन करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा। इस क्या चीज रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी को फिर से रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी गेन करके ऊपर जा सकता है, और रिलीज करके फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, वैसे ही कुछ लेवल्स होता है, आपका एनर्जी लेवल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर आपका वेवलेंथ रहता है। जब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा एनर्जी, एनर्जी का क्या रहता है, एक वेवलेंथ रहता है, और वेवलेंथ अगर रहेगा तो मतलब उसका क्या रहेगा, हमेशा एक फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर तक जाएगा या फिर ऊपर से नीचे तक आएगा, मतलब सीजियम का बारे में बोल रहा हूँ, सोडियम को बस समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा, इतना बार वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो उसी वाइब्रेशन को आपका बोला जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, ये जो 1 सेकेंड, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम्स। ठीक है, जैसे मतलब एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल तक जाना है तो उसको एनर्जी गेन करके जाना पड़ेगा। एनर्जी गेन करने के लिए उसका पर्टिकुलर एनर्जी है, तो एनर्जी का वेवलेंथ भी रहेगा और साथ में आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो मतलब उसका क्या रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा। ठीक है, तो ऊपर से भी नीचे आने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा और वाइब्रेशन भी रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ सेकेंड्स। नेक्स्ट आता हूँ 1 एम्पियर पे। देखिए 1 एम्पियर क्या हो गया एक्चुअली, देखिए सपोज दो वायर है, ये एक वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा वायर, ये भी हो गया आपका दूसरा वायर। इस वायर का नाम है वायर ए, और इस वायर का नाम हो गया आपका वायर बी। ठीक है, सपोज मान लीजिए इन दोनों वायर में क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया, करंट सप्लाई किया गया है। ठीक है, करंट सप्लाई किया गया है ताकि इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स होगा वो कितना हो पाए, वो आपको मेंटेन रह पाए आपका 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन, इतना फोर्स मेंटेन होगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये होता है तो मतलब ईच ऑफ द वायर, मतलब वायर ए और वायर बी में कितना करंट रहेगा, तभी आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका definition of 1 ampere, matlab if equal currents are maintained in two wires so that the force between them is 2 × 10⁻⁷ Newton, then the current in any of the wire is called 1 ampere। ठीक है, तो अगर इक्वल करंट मेंटेन किया जाए दो वायर के बीच में, और इतना इतना करंट मेंटेन किया जाए कि मतलब उन दोनों को बीच में जो फोर्स रहेगा वो आपका रहे 2 × 10⁻⁷ Newton, तब जो
ईच ऑफ द वायर, जो एक वायर में कितना करंट तभी आपका फ्लो करेगा, तभी एक वायर में फ्लो करेगा आपका 1 एम्पियर करंट। मतलब वायर ए में भी आपका 1 एम्पियर करंट है और आपका वायर बी में भी आपका कितना करंट है, 1 एम्पियर करंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका केल्विन। केल्विन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो केल्विन क्या हो गया, इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग 11 का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, तभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। ट्रिपल पॉइंट हो गया कि एक कर्व रहता है आपका, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब मतलब क्या होता है, जो वाटर है, वाटर, तब वाटर आपका इन तीनों एक्सिस में ही, तीनों स्टेट में ही रहेगा। तीनों स्टेट क्या क्या हो गया, तब वाटर आपका सॉलिड का फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, फिर आपका लिक्विड का फॉर्म में भी रहेगा और फिर आपका गैसियस फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो गया कि ये ऐसा एक कर्व है, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट है जिसमें आपका ये जो वाटर है, वाटर आपका तीनों स्टेट में ही एक साथ रहेगा। वाटर आपका सॉलिड स्टेट में भी रहेगा, लिक्विड स्टेट में भी रहेगा और फिर आपका गैस का स्टेट में भी रहेगा। सॉलिड स्टेट मतलब क्या होगा, वाटर का सॉलिड स्टेट हो गया आपका आइस, लिक्विड स्टेट जो पानी, नॉर्मल पानी। ठीक है, और गैसियस मतलब क्या होगा, जब वाटर का जो वेपर बनता है, जो भाष्प होता है, वही हो गया आपका गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये जो वो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये बेसिकली जो नॉर्मल वाटर है वो कितना रहता है आपका, ट्रिपल पॉइंट रहता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका नॉर्मल वाटर, इसी पॉइंट में आपका, इसी टेम्परेचर में आपका ट्रिपल पॉइंट को अटेन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका कैंडेला। कैंडेला होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट। ठीक है, और कैंडेला क्या हो गया, इट इज द luminous intensity in a given direction which emits monochromatic source of radiation having frequency 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज। अब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या है, मोनोक्रोमेटिक मतलब हो गया, मोनो मतलब हो गया आपका सिंगल, मोनो मतलब हो गया आपका सिंगल, वन। ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो गया आपका, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया आपका एक सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है जो आपका एक लाइट वहां से निकलता है और उस लाइट का जो वेवलेंथ रहेगा, मोनोक्रोमेटिक हो गया सोर्स इमिटिंग लाइट हैविंग वन वेवलेंथ। ठीक है, और जो वो जो लाइट जो इमिट करेगा वो आपका, उसका वेवलेंथ कितना रहेगा, आपका एक ही वेवलेंथ रहेगा। अगर एक ही वेवलेंथ रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी एक ही रहेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, सेम वेवलेंथ का होगा। ठीक है, और सिंगल वेवलेंथ का होगा। बेसिकली आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कि मतलब जो सन रे होता है, जो सूरज का जो रोशनी होता है, उसमें जो आपका क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है, और व्हाइट लाइट में आपका 7 टाइप्स ऑफ कलर रहता है और 7 तरह का कलर है, तो मतलब उसका क्या हो गया, 7 तरह का वेवलेंथ हो गया और 7 तरह का फ्रीक्वेंसीज भी हो गया। लेकिन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में क्या होता है आपका, जो लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऐसा लाइट का सोर्स होता है जो कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ का लाइट इमिट करे और उस जिसका फ्रीक्वेंसी भी एक ही हो। वेवलेंथ एक रहेगा, एक तरह का रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी एक तरह का ही रहेगा। तो बेसिकली ये हो गया आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स का एग्जांपल हो गया, मोनोक्रोमेटिक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल होता है आपका सोडियम लाइट। सोडियम से भी आपका लाइट बनाया जाता है, सोडियम से जो लाइट निकलता है वो बेसिकली आपका येलो कलर में रहता है, सोडियम लाइट। सोडियम लाइट होता है आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का एक एग्जांपल। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे कि एक ही वेवलेंथ का लाइट निकले। एग्जांपल हो गया आपका सोडियम लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका मोल। नेक्स्ट आ गया आपका मोल। मोल हो गया, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing same number of entities as in 0.012 kg of कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो देखिए
अगर आपको कोई बोले मेरे पास 1 मोल अमाउंट का पैसा है, मेरे पास 1 मोल अमाउंट का पैसा है, अगर कोई सपोज बोले आपको वो मेरे पास 1 मोल अमाउंट का पैसा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास है आपका 6.022 इंटू 10 to the power 23 रुपीज। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको बोले कि मेरे पास 1 मोल अमाउंट ऑफ पैसा है, तो उसका मतलब हो गया इसके पास इतने सारे पैसा है। जीरो गिन सकते हैं कितना पैसा होगा, मालूम चल गया है। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका होता है एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज बेसिकली आपका एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो आपको 1 मोल का डेफिनेशन हो गया, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेनिंग सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब क्या हो गया, सपोज ये जो 0.012 kg में केजी का कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और एटॉमिक मास हो गया आपका, कार्बन का आपका हो गया एटॉमिक नंबर हो गया आपका 6 और एटॉमिक मास हो गया आपका 12। ठीक है, तो इस जो हम लोग अगर सपोज 0.012 केजी ऑफ कार्बन लेते हैं, कार्बन लेते हैं, तो जितना आपका जितना आपका उसमें मोल, जितना आपका एंटिटीज मतलब जितना उसका अमाउंट होगा, जितना मोल होगा, तो वही हो गया आपका। ठीक है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेनिंग सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज इन 0.012 kg ऑफ कार्बन। कार्बन 12 एटम में जितना 0.012 kg ऑफ कार्बन में जितना सारा आपका एंटिटीज है, उसी को हम लोग बोला जाता है आपका मोल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका प्लेन एंगल। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन एंगल के बारे में, थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था कि प्लेन एंगल होगी, सपोज ये एक एक्सिस है। ठीक है, ग्राफ पेपर मिल जाता है, क्लास 8 से मिलता है ग्राफ पेपर। उस तरफ रहता है आपका वाई एक्सिस और इस तरफ रहता है आपका एक्स एक्सिस। दो, ये जो दोनों प्लेन है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही हो गया आपका प्लेन एंगल। ये हो गया आपका प्लेन एंगल। ठीक है, ये होता है आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं इन 2D में, लेकिन हम लोग सॉलिड एंगल ड्रॉ नहीं कर पाते। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या हो गया, सपोज ये एक आपका हो गया सर्कल, ये एक सर्कल और ये हो गया आपका सर्कल का, ये सर्कल का जो सेंटर हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया सर्कल का सेंटर। सेंटर, सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, दूसरा वाला रेडियस। ठीक है, तो ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है, इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, ये जो इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ किसके बराबर रहेगा, ये लेंथ अगर इसके बराबर है, रेडियस का बराबर है। सपोज हम लोगों ने एक सर्कल का सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ किया, दो ऐसे करके दो रेडियस ड्रॉ किया ऐसे करके। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच में जो आर्क लेंथ होगा, ठीक है, और वो आर्क का जितना लेंथ होगा वही लेंथ अगर रेडियस का भी रहे, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वही हो जाएगा आपका प्लेन एंगल। वही एंगल हो जाएगा आपका प्लेन एंगल। ठीक है, तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। आर्क और रेडियस का लेंथ अगर सेम रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये हो गया आपका प्लेन एंगल। नेक्स्ट आ गया आपका सॉलिड एंगल। नेक्स्ट आ गया आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल, द सॉलिड एंगल क्या, this sphere subtended by a portion of the surface whose area is equal to the square of the sphere's radius। ठीक है, ये देखिए, ये एक हो गया, ये ऊपर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, सपोज सॉरी एक स्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर हो गया, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बोला गया है, द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर सबटेंडेड बाय ए पोर्शन ऑफ द सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्फीयर्स रेडियस। ये स्फीयर है, इसका क्या हो गया, इसका जो रेडियस है, इसका भी एक क्या रहेगा आपका रेडियस रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो रेडियस है इसका, ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो अगर सेम रहे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही हो गया आपका सॉलिड। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका हो गया सॉलिड एंगल। तो देख के तो खाने का मन कर रहा होगा शायद ये आइसक्रीम देख के, तो बस ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं, पूछेगा नहीं फिर भी मतलब याद रख सकते हैं कि द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर सबटेंडेड बाय ए पोर्शन ऑफ द सरफेस whose area is equal to the square of the sphere's radius। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया हम लोगों ने। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फिर एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, फिर आपका सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फिर एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया। तो कौन डिसाइड करता है, तो अलग अलग आपका फिजिकल क्वांटिटीज का उन सब का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया। क्यों हम लोग खुद से आपका डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मतलब कि इसका यूनिट क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब लोग बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन, इसका एक डायमेंशन होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर। थैंक यू वेरी मच।